अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि हमने देखा कि कंट्रोल एरिया, राइट, सुपरवाइज्ड एरिया, उसमें देखो हमने बोला कि ये कैटेगराइजेशन तो होना चाहिए कंट्रोल एरिया का और सुपरवाइज्ड एरिया का, लेकिन बेसिस क्या डिवीजन का कोई न्यूमेरिकल क्वांटिफिकेशन है क्या? समथिंग कैन वी न्यूमेरिकली कुछ ऐसा क्वांटिफाई कर दें कि इतना से इतना डोज, इतना से इतना ये सारी चीज़ें, राइट, ऐसा होगा तो हम उसको बोलेंगे कंट्रोल्ड एरिया या हम उसको बोलेंगे सुपरवाइज्ड एरिया। हमने जो भी डिफिनीशंस दिया और जो भी डिफिनीशंस गाइडलाइन में है, इवन इफ आप AERB का सेफ्टी कोड भी देखेंगे तो जैसा हमने डिफिनीशन दिया कंट्रोल एरिया का वैसा ही मिलेगा। आप IAEA का सेफ्टी सीरीज देखेंगे, BSS देखेंगे, उधर भी वैसे ही डिफिनीशन मिलेगा। करेक्ट, कि जैसे मान लो कि कंट्रोल्ड एरिया है तो कंट्रोल्ड एरिया में आप क्या चाह रहे हो, आपका मेन आइडिया क्या है कि आप कंटामिनेशन जो है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, डोज को लिमिट करना चाह रहे हैं कि एक्सटेंट कितना लग सकता है उसको लिमिट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये तो क्लियर है आपको कि उस एरिया में रेडिएशन एक्सपोजर के ज़्यादा होने की संभावना है, लेकिन कितना ज़्यादा? हम किस एरिया को, एक डिपार्टमेंट के एरिया को मैं कंट्रोल्ड एरिया घोषित करूं, किस एरिया को बोलूं? सो इट विल डिपेंड कि उस डिपार्टमेंट में कितनी एक्टिविटी हैंडल होती है। करेक्ट, जैसे मान लो कि ऐसा भी तो डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट में 1 क्यूरी का जनरेटर आता है, लेकिन हर डिपार्टमेंट में तो 1 क्यूरी का जनरेटर नहीं आ रहा है ना। करेक्ट, कहीं पे रेडियो इम्यूनेसी ही होता हो, कहीं पे बहुत कम एक्टिविटी हैंडल होती हो। तो ये डिजिग्नेशन जो है कि वर्क एरिया का, कि कौन एरिया कंट्रोल्ड एरिया होगा और कौन सा एरिया सुपरवाइज्ड एरिया होगा, वो किसके जजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ें नीड्स ऑफ द वर्क प्लेस, जिस वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हो तो वर्क प्लेस का रिक्वायरमेंट क्या है। करेक्ट, सही है। दूसरा, ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंसेस क्या है। ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस का मतलब ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का एक्सपीरियंस बेसिकली, कि हमें पता है कि रेडियो फार्मेसी एरिया में जो लोग काम करेंगे वो लगभग इतना एक्सपोजर आता है, हम रोज मॉनिटर करते हैं, राइट। करेक्ट, तो जब भी आप इल्यूशन कर रहे हो तब मॉनिटर कर रहे हो, जब इल्यूशन खत्म हो जा रहा है बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग कर रहे हो। उस रूम में रूम का साइज देख लो, हमारे यहाँ रूम का साइज छोटा है, कहीं पे रूम का साइज बड़ा होगा, कहीं पे लोगों के बैठने उठने की फैसिलिटी, घूमने के लिए, अराउंड वर्किंग आवर में इधर उधर मूव करने की फैसिलिटी, वो सारी चीज़ें तो चेंज हो सकती है ना। तो हमें पता होगा पेट में जो जा रहे हैं वहाँ के कंडीशंस कैसे हैं। करेक्ट, तो ये ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का एक्सपीरियंस क्या है वो, और नीड्स ऑफ द वर्क प्लेस क्या है। करेक्ट, ये दो चीज़ों पे जनरली जो लोग हैं इस बेसिस पे क्या करते हैं, अपना कंट्रोल एरिया सुपरवाइज्ड एरिया का क्लासिफिकेशंस कर लेते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट में ये एरिया कंट्रोल्ड एरिया होगा और ये एरिया जो होगा सुपरवाइज्ड एरिया होगा। करेक्ट, जो हमने डिफिनीशन दिया उसको ध्यान में रखते हुए। करेक्ट, दूसरा, जो एक डिवीजन जो है वो एनुअल डोज, जो रेडिएशन वर्कर के लिए जो लिमिट बनाया गया, एनुअल इफेक्टिव डोज लिमिट, उसके बेसिस पे भी एक क्लासिफिकेशन है जो बुक्स में जगह जगह पे आपको मिलेगा। ओके, और वो क्लासिफिकेशन जो है वो ये है कि यदि 3/10 ऑफ एनुअल इफेक्टिव डोज, राइट, 3/10 ऑफ एनुअल इफेक्टिव डोज से ज़्यादा यदि डोज किसी एरिया में हो रहा है, करेक्ट, इन ईयर, क्योंकि एनुअल इफेक्टिव डोज क्या है, ईयर में है,
राइट। तो आपका एनुअल इफेक्टिव डोज कितना है? 20 मिलीसीवर्ट है, राइट। और 20 मिलीसीवर्ट में 3 डिवाइडेड बाई 10 से करें मल्टीप्लाई तो क्या होगा? 6 मिलीसीवर्ट बना। तो यदि कोई एरिया ऐसा है कि जहाँ पे काम करने के बाद साल भर में एनुअल इफेक्टिव डोज लिमिट है 6 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा होने की संभावना है, राइट, दोज एरिया विल बी और कैन बी लेबल्ड एज ए कंट्रोल्ड एरिया। मतलब कोई ऑक्यूपेशनल वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है और उसकी रीडिंग 6 से ज़्यादा आ रही है, आ नहीं रही है, ये तो सारा एस्टिमेट करना पड़ेगा भैया। आ गई तो क्या, तो फिर कंट्रोल एरिया कैसे बनाओगे? ये आपको असेस करना पड़ेगा कि इतनी एक्टिविटी हैंडल होती है, रफली एक्सपोजर इतना होगा बिफोर दैट। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का हर जगह जरूरत है। हमने जो कुछ भी स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट किया था। एक आपको रफ एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे इतना हैंडल होता है, रफली इतना एक्सपोजर आता है, इतने देर तक हैंडल होता है। तो यहाँ पे जो लोग भी स्टाफ काम करेगा, चाहे जो भी इंटर करेगा, करेक्ट, उसको इतना डोज लगने की संभावना है, इसलिए मुझे कंट्रोल करना है एरिया को। ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक ही चीज़ पे नहीं डिपेंड कर रहा है। कितनी एक्टिविटी इलूट हो रही है, कब हो रही है। भाई मान लो कि सुबह में हो गई, काम खत्म हो गया। अब दिन में कोई एक्टिविटी यदि हैंडल नहीं हो रही है तो वो कंट्रोल्ड एरिया का पार्ट कैसे बनेगा? मेरी बात समझ रहे हो? वहां तो अब ना भी कंट्रोल करो तो चल सकता है ना चीजें, क्योंकि उस समय पे एक्सपोजर नहीं लग रहा है। लेकिन हमें एक एरिया को डिजिग्नेट तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशंस के लिए आप दूसरे को अलाउ नहीं कर सकते उधर, करेक्ट। वहां पे एक्टिविटी ज्यादा है, वहां पे एनुअल एक्सपोजर लिमिट के एक्सीड करने 6 मिलीसीवर्ट जा सकता है, इससे ज्यादा बढ़ने की संभावना है। देन दोज एरिया विल बी डेजिग्नेटेड एज ए कंट्रोल्ड एरिया। अब वो देखना पड़ेगा, यदि मान लो कि आपको यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके डिपार्टमेंट में कौन सा एरिया जो होगा वो कंट्रोल्ड एरिया होगा, तो नेचुरल सी बात है उसमें आपका आंसर तो यही होगा ना जहाँ पे हाई एक्टिविटी हैंडल हो रही है। तो जहाँ हाई एक्टिविटी होगा, हैंडल होगा, या हाई एक्टिविटी का प्रोडक्शन होगा, वही एरिया होगा ना, वहीं पे ज़्यादा एक्सपोजर आने की संभावना है। तो आप रफली जवाब देते हो क्या कि वो एरिया वहाँ पे 6 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा हो सकता है, इसलिए उस एरिया को हम कंट्रोल्ड एरिया लेवल कर देंगे। सर हमारे डिपार्टमेंट में कौन कौन सा होता है? आप दिमाग लगाना है, हमसे नहीं पूछना है। इतना पढ़ने के बाद आपको अपना दिमाग लगाना है। हमने आप सिचुएशंस आपको बताया कि दूसरे के डिपार्टमेंट में, तीसरे के डिपार्टमेंट में ऐसा ऐसा सिचुएशंस होगा। अब आप सोचो कि कहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी हैंडल हो रही है, करेक्ट, कहाँ पे पॉसिबल है कि इतना मिलीसीवर्ट 6 मिलीसीवर्ट से ऊपर डोज जाने की संभावना है, कौन सा एरिया है, कहाँ कौन सा एरिया हो सकता है। तुमको क्या लग रहा है कि पेशेंट का वेटिंग एरिया होगा? नहीं होगा। बानो जहाँ पे बैठती है वो एरिया होगा? नहीं होगा। तो आपको अपना दिमाग लगाना है ना। आपको एक क्वेश्चन पूछने से ज़्यादा अच्छा है कि आई शुड आंसर इट आउट, यू पीपल शुड थिंक, कम आउट विद द आंसर विद डेफिनेशंस लगा करके। that should be the homework basically, and then if you cannot solve these issues then I should provide the answer to you, correct ना? सोचना है कि सिंपल डेफिनेशंस है ना कि वही एरिया, कौन सा एरिया। अब हमने क्या दिया था कंट्रोल्ड एरिया का डेफिनेशन, आपको एक्सपोजर लिमिट करना है ना, कंटामिनेशन कंट्रोल करना है। आपको पता है कि भाई कंटामिनेशन हुआ पूरी फैसिलिटी में हो जाएगी, ज़्यादा हाई लेवल का कंटामिनेशन हो सकता है, लिमिट एक्सपोजर कंट्रोल करना है, या सेफ्टी मेजर्स देने हैं, रेडिएशन सेफ्टी मेजर्स देने हैं, प्रोटेक्शंस के मेजर भी प्रोवाइड करने हैं। क्यों? क्योंकि डोज को हम लिमिट करना चाह रहे हैं। तो नेचुरली वहाँ पे हाई एक्टिविटी है तभी तो इतना काम कर रहे हैं, अदरवाइज हम क्यों करेंगे। तो आप यही देख लो ना कि कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की वजह, यदि ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आदमी आपको दिमाग में वो रखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन कहाँ पे हम लेते हैं। इंजेक्शन रूम साइक्लोट्रॉन, जहाँ पे ज़्यादा हेड एक्टिविटी करो वही तो कर रहे हो, राइट। तो वो एरिया आपको बताना पड़ेगा कि हमारे वार्ड में इतनी एक्टिविटी हैंडल होती है, एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी ए कंट्रोल्ड एरिया। वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ें एक्सीड कर सकती हैं। तो अपना दिमाग लगाना, सोचना है, तब आंसर करना है। गॉट इट?
यस क्लियर? क्लियर सर। ओके, सो दूसरा जो है सुपरवाइज्ड एरिया, करेक्ट। सुपरवाइज्ड एरिया के लिए क्या होगा? 1/20th ऑफ द डोज लिमिट, राइट? एनुअल इफेक्टिव डोज लिमिट है, तो ये क्या होगा? 1/20th मीन्स 120 डिवाइडेड बाई 20 मिलीसीवर्ट। 1 मिलीसीवर्ट। ये आ गया कितना? 1 मिलीसीवर्ट। तो 1 मिलीसीवर्ट से ज्यादा हो डोज, करेक्ट, बट इट शुड बी लेस देन 3/10 ऑफ द एनुअल डोज लिमिट, राइट? तो 3/10 ऑफ द एनुअल डोज लिमिट कितना? 6 मिलीसीवर्ट हो गया। तो 1 से 6 मिलीसीवर्ट के बीच का, 1 मिलीसीवर्ट से ज्यादा लेकिन 6 मिलीसीवर्ट से कम तो कंट्रोल है, राइट? तो उसको क्या बोलेंगे? सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड एरिया बोलेंगे। अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि बानो मैडम जहाँ बैठती हैं वो सुपरवाइज्ड एरिया होगा या कंट्रोल्ड एरिया होगा? नन ऑफ क्लासिफाइड, नन ऑफ आगे क्लासिफाइड। समझ में आ गया? से डोज वहां पे 1 मिलीसीवर्ट से ऊपर जाना चाहिए, तभी हम ऑब्जर्वेशंस पे रखे हैं, अंडर रिव्यू रखे हैं। और हमने क्या बोला? सुपरवाइज्ड एरिया वो एरिया होगा यदि उसको हमने कंट्रोल्ड एरिया लेवल नहीं किया है तो, करेक्ट, तो उसको हम लेवल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो अंडर रिव्यू उसका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कंट्रोल, ऐसा एक्सपोजर इतना है कि रिव्यू में रखना, अंडर रिव्यू रखना चाहते हैं। ऑल्दो हमें कोई ज़्यादा प्रोटेक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब स्पेसिफिक सेफ्टी मेजर और प्रोटेक्शन मेजर वहाँ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं नॉर्मली, तो भी अंडर रिव्यू है, देन ओनली वी कैन बी पुट एज ए सुपरवाइज्ड एरिया। तो सुपरवाइज्ड एरिया में इसीलिए बोला लेस देन 6 मिलीसीवर्ट बट ग्रेटर देन 1 मिलीसीवर्ट यदि है तो वो चला जाएगा सुपरवाइज्ड एरिया में। नॉट क्लासिफिकेशन इज देयर, करेक्ट। थर्ड एरिया इज द अनक्लासिफाइड एरिया, जहाँ पे क्लासिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट। तो क्लासिफिकेशन की जरूरत जहाँ पे 1 मिलीसीवर्ट से कम डोज लगे, तो 1 मिलीसीवर्ट से कम तो जनरल पब्लिक का एरिया होगा, वहां बताना ही नहीं है, करेक्ट, राइट। तीसरा है डोज कंट्रोल्ड कंटामिनेशन एरिया, ऐसा भी लोग बनाते हैं। कौन सा? कंट्रोल्ड कंटामिनेशन एरिया, मतलब उस एरिया में क्या कंटामिनेशन कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। कंट्रोल्ड एरिया तो है लेकिन स्पेशल फोकस कहाँ पे है? कंटामिनेशन पे है, करेक्ट। तो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोनों ही रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। कोई कौन घुस रहा है उस समय भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि वो कोई चीज़ ले करके जाके कंटामिनेट ना कर दे, और वहाँ से भी बाहर निकल रहा है तभी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि इधर का कंटामिनेशन ले करके बाकी फैसिलिटी में जाके ना फैला दे, करेक्ट, क्लियर? नाउ लुक, इफ वी हैव गो, यदि हमने कंट्रोल्ड एरिया बना दिया और हमें पता है क्या कि डोज जो है 6 मिलीसीवर्ट से ऊपर लग सकता है, तो उस एरिया में रेडिएशन सिंबल देना है। हाई है तो हाई लिखना पड़ेगा, समझ गया? करेक्ट, समझ गया? करेक्ट। यस इसमें भी रेडिएशन सिंबल आएगा लेकिन हाई वाला नहीं आएगा, करेक्ट। यहाँ पे हाई हम लगा सकते हैं, इसीलिए देख रहे हो कि साइक्लोट्रॉन वगैरह में कहीं पे लिखा हुआ हाई रेडिएशन फील्ड, कई जगह पे लगाया हुआ है। और यदि मान लो कि हमारे यहाँ नहीं भी लगा है कहीं भी, एक बात बता रहे हैं, हमारे यहाँ की बात नहीं बोला, कहीं भी तुम जाओगे तो फैसिलिटी के बारे में हमेशा समझ लो एक बात कि जो ये ना कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की चीजें हैं डे बाय डे, और रेगुलर विजिलेंट रहने की जरूरत है, राइट, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है, राइट। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है रेडिएशन सेफ्टी का, करेक्ट। लेकिन एवरी टाइम वी शुड जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव, और इम्प्रूव करना यदि जब हर बार यदि हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम कहीं ना कहीं बिलो हैं। जो हम चाहते हैं एक्सलेंस इन रेडिएशन सेफ्टी, हम वहाँ पे नहीं हैं, एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू इम्प्रूव, करेक्ट। तो जो नॉलेज जो भी आप गेन कर रहे हो, वेयर एवर यू विल गेट ए चांस,
you just try to explain the facility, try to put into that area. मतलब वो चीज़ों को आपको क्या करना चाहिए, आपको इम्प्रूव करना चाहिए और वो सलाह देना चाहिए प्रॉपर. क्योंकि वंस यू विल बी, जैसे रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर का काम एडवाइस करना है, और एडवाइस करने के लिए यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट. इफ यू डू नॉट डिजर्व टू बी अ गुड नॉलेज, यदि आपके पास नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली इसलिए ARB इज मोर रेस्ट्रिक्ट and they are going to cancel their license also, and they will never become the RSO once you will be cancelled in the lifetime. उन्होंने 3 times डाल दिया, पास करने का भी लिमिट पहले नहीं था, अभी दे दिया 3 attempts, मैक्सिमम आप 3 attempts कर सकते हो, and they are very strict about those things. तो सब्जेक्ट की समझ अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अच्छी सलाह दे पाएं. करेक्ट. तो थोड़ा तो सीरियसली हमें लेना पड़ेगा सब्जेक्ट को. जैसे मान लो कि अभी हम जो भी काम कर रहे हैं, अभी भी जो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, दिस इज अंडर रीच ऑफ मी, मतलब मैं कर सकता हूँ ये चीज़ें. करेक्ट. ये भी एक एजुकेट करना, ये भी एक RSO की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि लोगों को अवेयर करना. रेडिएशन सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें. तो हम क्या कर रहे हैं अभी हम लोग भी वही काम कर रहे हैं. वी आर जस्ट ट्राइंग टू एजुकेट, गिविंग द फंडामेंटल्स, लेट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड, डिस्ट्रीब्यूटिंग द वीडियोस, डिस्ट्रीब्यूटिंग द थिंग्स. क्वेश्चन पूछो, आंसर करो, मोर एजुकेशन. ओके, सही है. अब देखो, एक क्वेश्चन जो है वो क्या है आपके लिए, कि इंडिविजुअल मॉनिटरिंग का फायदा क्या है, राइट? या ये किस लिए करा जाता है? व्हाट इज द एडवांटेज वी आर गोइंग टू डू, व्हाट इज द एडवांटेज, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू रिसीव बाय डूइंग इंडिविजुअल मॉनिटरिंग. ये सारे क्वेश्चन क्यों करना है, या ऐसा कोई बोल सकता है क्यों करना क्यों है? क्योंकि काफ़ी चीज़ें सर इंडिविजुअल ही तो हैंडल करता है. एक इंडिविजुअल, समझ गए? जैसे इंजेक्शन करना एक इंडिविजुअल आदमी. तो एक तो था कि लीगल आपको डोज तो रखना है, रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस की जरूरत पड़ सकती है, वो मॉनिटरिंग होना चाहिए, हमने वो सब बात देखी. लेकिन ये क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, यदि आप इंडिविजुअल मॉनिटरिंग कर रहे हो तो इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, या उस रिकॉर्ड जो आप रख रहे हो उस रिकॉर्ड से आपको क्या क्या चीज़ें पता चल सकती हैं. सो नंबर 1, इट कैन बी यूज्ड, जो भी इंडिविजुअल मॉनिटरिंग आपके पास है, इट कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई क्या, द इफेक्टिवनेस ऑफ रेडिएशन कंट्रोल प्रैक्टिस इन द वर्क प्लेस. जो डोज जो आता है, जो भी रिकॉर्ड है, एक्चुअली में उससे पता चलेगा और पता चल जाता है कि यहाँ पे वर्क प्रैक्टिस कैसी है. कैन आई गिव यू द एग्जाम्पल? एग्जाम्पल ऐसा होता है, देखो आपके पास, सपोज करो कि हमारे पास 70 लोग और 60 लोग हैं जिनको हमने TLD दे रखा है. जब TLD देते हैं, इशू करते हैं, तो हम सबको एजुकेट करते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी को एजुकेट नहीं किया जाता है, बट डिपेंडिंग ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग, राइट, प्लस फीडबैक ऑफ देयर सीनियर्स, फीडबैक ऑफ वेयर दे आर वर्किंग, उसके हिसाब से वो अपना वर्क प्रैक्टिस क्या करता है, मॉडिफाई कर लेता है, करता है. कुछ लोग जो होते हैं वो सिंसियरली अपना TLD यूज करते हैं, जहाँ पर भी काम करेंगे करेंगे. कुछ लोग उसका मिसयूज भी करते हैं, राइट. तो जब डोज रिकॉर्ड आता है तो इसलिए वो वेरिएबल होता है, हमेशा वेरी करेगा. किसी का डोज कम आएगा, उसी जगह पे काम कर रहा है, किसी का कभी ज़्यादा आ गया, किसी का ओवर एक्सपोजर आ जाता है. एक ही क्वार्टर में हमारे यहाँ भी आया 8 मिलीसीवोल्ट, 9 मिलीसीवोल्ट. मैं अपने डिपार्टमेंट की बात बता रहा हूँ, करेक्ट. कुछ ओवर एक्सपोजर रेडियो में अभी हुए हैं, एलोड़ा पे सारी चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट. तो ये सारे ओवर एक्सपोजर हो रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो रेडिएशन कंट्रोल का जो प्रैक्टिस जो होना चाहिए वो वहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है.
वी नीड टू मॉडिफाई। जैसे हमें भी मिला तो हमने सोचा ना कि भाई नहीं, सबसे पहला चीज क्या करेक्ट करना है, टीएलडी रखने की व्यवस्था। वी आर वर्किंग ओवर दिस इश्यूज। तो वैसे वैसे आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे पहला प्रॉब्लम तो ये है। जैसे आप एक चीज उठाओगे दूसरा आदमी ये उठाने वाला है, करेक्ट। वो ये नहीं सोचेगा कि हमको क्या केयर करना है। यदि आपने उंगली उठाई तो दूसरा आदमी उंगली उठाएगा आपके ऊपर, करेक्ट। लेकिन वो बात बिल्कुल अलग है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, द डोज रेट जो है, जो भी डोज आपको आ रहा है इंडिविजुअल मॉनिटरिंग का रिकॉर्ड, इट रिफ्लेक्ट्स और वी कैन जस्ट वेरीफाई क्या, इफेक्टिवनेस ऑफ रेडिएशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। रेडिएशन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस जो है आपके यहाँ कैसी है, उसमें कुछ लैप्सेस है या नहीं है, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट क्या, टू डिटेक्ट चेंजेस इन द वर्क प्लेस। हाउ डिटेक्ट चेंजेस इन द वर्क प्लेस? जैसे मान लो कि आपकी पोस्टिंग रेडियो फार्मेसी में भी होती है, पेट में भी होती है, आयोडीन में भी होती है, राइट। और हर जगह पे कहीं 2 महीने की पोस्टिंग है, कहीं 1 महीने की पोस्टिंग है। पोस्टिंग तो चेंज हो रही है, राइट। तो किस फैसिलिटी में, उस क्वार्टर में, जिस क्वार्टर में आपका डोज ज्यादा है, उस समय आपने क्या हैंडल करा था, कहाँ पे काम किया था, करेक्ट, समझ गए। तो वहां से क्या है, आपने डिटेक्टेड चेंजेस इन द वर्क प्लेस। मतलब इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं वर्क प्लेस तो आपका चेंज हुआ है। अभी तक तो आपका रिकॉर्ड ऐसे आ रहा था, सडनली कैसे बढ़ गया, करेक्ट, ठीक है। कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ आपके वर्क प्लेस में। वर्क प्लेस में चेंजेस होगा तो डोज भी आगे पीछे फ्लक्चुएट होएगा। इवन मान लो कि आप पहले रेडिएशन शील्ड यूज करते थे, अब आप हाथ से पकड़ना शुरू कर लिए, ग्रेट एक्सपीरियंस, करेक्ट ना। मैंने आपने सोचा कि यार जल्दी, उससे तो जल्दी हो जाएगा, मुझे लेड शील्ड के क्यों प्रैक्टिस करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं, कोई सर के ऊपर तो खड़ा नहीं बैठेगा आपके, वो आपको देखना है। बट इंडिविजुअल मॉनिटरिंग जो होगा वो कहीं ना कहीं से बात जब आप इन्वेस्टिगेट करोगे, ढूंढने की कोशिश करोगे, तो यू विल फाइंड इट कैन हेल्प इन डिटेक्टिंग चेंजेस इन द वर्क प्लेस, हुआ है या नहीं हुआ है, करेक्ट। इट कैन कंफर्म और सप्लीमेंट स्टैटिक वर्क प्लेस मॉनिटरिंग। इट कैन कंफर्म, या तो कंफर्म कर सकता है या सप्लीमेंट कर सकता है। इंडिविजुअल मॉनिटर किस चीज को, स्टैटिक वर्क प्लेस मॉनिटरिंग को। क्योंकि वर्क प्लेस मॉनिटरिंग दूसरी चीज है, इंडिविजुअल मॉनिटरिंग दूसरी चीज है। याद रखिएगा, वर्क प्लेस मॉनिटरिंग क्या है, वर्क प्लेस मॉनिटरिंग का मतलब मुझे रेडियो फार्मेसी में जाना है, वहाँ का क्या एक्सपोजर है वो लिखना है। आज कितना एक्सपोजर है, सुबह इंटर किया नहीं था, ड्यूरिंग वर्क कितना होता है, आफ्टर वर्क कितना एक्सपोजर रहता है, इस टाइम के दौरान कितना एक्सपोजर एमआर पर आवर होता है। ये क्या है, वर्क प्लेस मॉनिटरिंग के बात हुआ। कंटामिनेशन है कि नहीं है सरफेस पे, एक्टिविटी कहीं कुछ दूसरी जगह तो नहीं रख दी, समझ गए। हर रूम के बाहर मॉनिटर करके देख लिया कि भाई वहाँ पे एक्सपोजर कितना एमआर पर आवर का आता है, दैट विल गो एज ए वर्क प्लेस मॉनिटरिंग, समझ गए। और इट इज इंडिविजुअल मॉनिटरिंग, मतलब उस इंडिविजुअल रेडिएशन वर्कर को कितने कितने डोज मिल रहे हैं, दैट विल कम इनटू द इंडिविजुअल मॉनिटरिंग। सो इंडिविजुअल मॉनिटरिंग कैन कंफर्म और सप्लीमेंट स्टैटिक वर्क प्लेस मॉनिटरिंग। क्लियर? नहीं हो रहा है तो उससे पता चल जाएगा आपको, राइट। और हो रहा है तो दोनों की रीडिंग मैच होनी चाहिए। जो वर्क प्लेस मॉनिटरिंग का डेटा है वो, और जो इंडिविजुअल मॉनिटरिंग का डेटा जो है वो आकर के क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। हम जितना सोच रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतना एक्सपोजर लगना चाहिए, उतना ही एक्सपोजर इंडिविजुअल मॉनिटरिंग में आया है, सो इट विल कंफर्म, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, it can identify working practices that minimize doses and provide information in the event of accidental exposure। यदि आप इंडिविजुअल मॉनिटरिंग करे हो
तो क्या कर सकता है, इट कैन आइडेंटिफाई वर्किंग प्रैक्टिस, कि आपकी वर्किंग प्रैक्टिस कैसी है। समझ गया? यदि मान लो कि सेम ही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, सबकी पोस्टिंग वैसे ही हो रही है, दो लोगों का मान लो कि दो, ज़्यादा इजी है समझना, दो लोग हैं, दोनों की पोस्टिंग एक ही जगह पे हो रही है और दोनों का डोज में ड्रास्टिक डिफरेंस है किसी भी कारण से, तो इसका मतलब किसी एक का प्रैक्टिस तो गड़बड़ है, किसी एक का सही होगा, किसी का एक का गड़बड़ है, राइट। तो एक क्या हुआ कि वर्किंग प्रैक्टिस आपकी कैसी है, आइडेंटिफाई वर्किंग प्रैक्टिसेस दैट मिनिमाइज डोजेस। जैसे मान लो कि दो लोग ही काम कर रहे हैं, एक का ज्यादा आ रहा है, एक का कम आ रहा है, तो उसका वर्किंग प्रैक्टिस अच्छा है, तो वो तो बता दिया ना कि किस तरह से काम करना है कि डोज कम होएगा, मिनिमाइज होएगा, करेक्ट। एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंटल एक्सपोजर। यदि इंडिविजुअल मॉनिटरिंग हुई है, राइट, करेक्ट, तो इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, राइट, यदि इवेंट ऑफ एक्सीडेंटल एक्सपोजर, यदि मान लो कि एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो भी जाता है, कहीं से हो गया, तो लगभग कितना डोज उसके चलते लगा होगा, क्योंकि उसको इंडिविजुअल तो डेली का पता है, एक्सीडेंट मान लो कि स्पिलेज हो गया, राइट, और उसके टीएलडी में उस समय पे उसको पता नहीं चला और एक्सपोज टीएलडी पे ही जाके स्पिल हो गया, करेक्ट। तो उस केस में उस क्वार्टर में उसको डोज रिस्ट पे ज्यादा आएगा, या यदि चेस्ट पे स्पिलेज हुआ होगा तो चेस्ट पे ज्यादा डोज आएगा। तो इंडिविजुअल मॉनिटरिंग किया तभी तो पता चल रहा है कि एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो गया होगा, समझ गए? तो ये इसके फायदे हैं, या इंडिविजुअल मॉनिटरिंग रिकॉर्ड आपको इतने इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर सकता है, करेक्ट। सो थैंक यू फॉर टुडे, राइट है, आज के लिए इंडिविजुअल मॉनिटरिंग के बारे में ये बातें थी। आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि पर्सनल डोज को जब मेजर करना है तो उससे रिलेटेड फंडामेंटल्स, राइट।